स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों फाइनली आप सबको पता होगा कल लोकसभा के अंदर जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला पूरा बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन इसको लेकर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ है और यहां पर ऑपोजिशन ने जमकर विरोध किया था। इनफैक्ट आप देख सकते हो यहां पर ऑपोजिशन का यह कहना है कि बीजेपी के पास नंबर्स है ही नहीं इस बिल को पास कराने के लिए। देखो अभी के लिए आप ध्यान में रखिएगा, ये जो बिल है वो इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, यहां पर अब वाइडर कंसल्टेशन होगा और उसके बाद पास किया जाएगा। लेकिन यहां पर अगर आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो विप हैं लोकसभा के अंदर मणिकम टैगोर, उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा 2/3 majority was needed out of the total 461 votes, but the government secured only 263, while the opposition got 198. The one nation, one election proposal failed to gain 2/3 मेजॉरिटी। और इसी की वजह से यहां पर लोग काफी ज्यादा जानना चाहते हैं कि आखिरकार ये मामला क्या है। नॉर्मली वोटिंग अगर आपने देखा होगा जब बिल पास कराया जाता है तब होता है, लेकिन यहां पर बिल इंट्रोड्यूस करते समय वोटिंग हुआ है। तो ये क्यों हुआ, यहां पर 2/3 मेजॉरिटी का मतलब क्या है? देखिए ऑलरेडी मैं आपको बता दूं 4 दिन पहले मैंने वीडियो बनाया था, यहां पर वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में समझाया था, वो आप चाहो तो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर स्पेसिफिकली ये जो नंबर्स का गेम है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, तो काफी कुछ जानने को है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं कि 20 दिसंबर से हमारा जो SIP बैच है, बेसिकली अगर आप 2025 की यूपीएससी का प्रीलिम्स देने वाले हैं तो उसका जो बैच है SIP प्लस वो स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आपको काफी कुछ एक तरह से 200 घंटे का जो रिवीजन है यूपीएससी के लिए वो आप कर पाएंगे। बस आपको सिंपली यूज करना है ये कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या। जैसा कि मैं आपको कह रहा था कि कल सरकार ने यहां पर 2 बिल्स इंट्रोड्यूस किए हैं। जैसा कि आप सब जानते होंगे रामनाथ कोविंद जी का जो पूरा पैनल बनाया गया था, उन्होंने यहां पर रिकमेंडेशन दिया है वन नेशन वन इलेक्शन का। और बेसिकली सबसे पहले यह बोला गया है कि हमारे संविधान में 2 बदलाव करेंगे और यहां पर 2 बिल इंट्रोड्यूस होंगे। देखो एक तो बिल क्या है, यहां पर लोकसभा का चुनाव और जितने भी राज्य हैं स्टेट्स हैं उनका चुनाव एक साथ कराया जाए। और साथ ही साथ जो दूसरा वाला बिल है उसमें बोला गया है कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं जहां पर लेजिस्लेटिव बॉडीज हैं, जैसे दिल्ली के अंदर है, जम्मू कश्मीर वो भी यूनियन टेरिटरी है लेकिन वहां पर भी चुनाव होते हैं, इसके अलावा पुडुचेरी हो गया, तो वो जो 3 यूनियन टेरिटरी हैं उनका भी चुनाव इसके साथ कराया जाए। तो ये दोनों बिल कल यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और इसी को देखते हुए यहां पर जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं शशि थरूर, उन्होंने यहां पर यह कहा कि इंट्रोडक्शन के स्टेज के समय यहां पर सरकार के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं था। और साथ ही साथ उन्होंने यह कहा कि ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ये डायरेक्ट अटैक है फेडरल स्ट्रक्चर पर, क्योंकि यहां पर एक तरह से सरकार काफी बड़े स्तर पर चेंज करना चाह रही है जो कि नहीं होना चाहिए। उन्होंने ये बोला दैट कांग्रेस आर नॉट द ओनली वंस दैट हैव अपोज द बिल। यहां पर और भी कई सारे जो अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने बिल को अपोज किया है, क्योंकि हमारा जो संवैधानिक ढांचा है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर है, उसका वॉयलेशन करता है। व्हाई शुड अ स्टेट गवर्नमेंट फॉल इफ द सेंटर गवर्नमेंट फॉल्स। तो बेसिकली शशि थरूर ये कह रहे थे कि अगर यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट फॉल होती है, अगर गिरती है इन केस बाय चांस, तो यहां पर राज्य सरकार भी क्यों गिरना चाहिए। वैसे मैं आपको बता दूं ऐसा है नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे यहां पर रामनाथ कोविंद पैनल के द्वारा जो रिकमेंडेशन दिया गया उसमें यह बोला गया है कि सभी राज्यों की चुनाव और जो लोकसभा है वो एक साथ होंगे। अब मान लीजिए अगर सेंटर में गवर्नमेंट गिर जाती है, मतलब अभी मान लो बीजेपी की सरकार है वो गिर जाती है, उनके जो अलाइज हैं चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, वो अपना ले लेते हैं सपोर्ट, तो उस केस में क्या होगा, मान लीजिए 2 साल पूरा हो गया, अब 3 साल बचा है, तो यहां पर जो नया चुनाव होगा लोकसभा का वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा। नॉर्मली क्या होता है, जब भी लोकसभा का नया चुनाव होता है तो 5 साल के लिए सरकार बनती है, लेकिन अब क्या है कि यहां पर एक डेट स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि हर 5 साल में 22 मई को, मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल बता रहा हूं, ये डेट चेंज भी हो सकता है, मैं बस आपको ये बोल रहा हूं कि एक डेट फिक्स कर दिया जाएगा आगे चलकर कि 22 मई को हर 5 साल में चुनाव होंगे, तो उस हिसाब से चीजें चला करेंगी। लेकिन यहां पर शशि थरूर का यह कहना था कि फिक्स्ड टर्म जो है वो 1969 के भी पहले होता था, लेकिन आगे चलकर क्योंकि हमारे देश में पार्लियामेंट्री सिस्टम है तो यहां पर किसी राज्य में कभी सरकार बनती है कभी टूटती है, और इसी की वजह से इसको ऐसे ही चलते रहने देना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी है और जो रूलिंग पार्टी है उनका कहना है कि नहीं, हम चाहते हैं कि 5 साल में सिर्फ एक बार चुनाव हो, इसे
कई सारे फायदे होंगे, जीडीपी को फायदा होगा, बहुत सारा जो पैसा वेस्ट होता है वो नहीं होगा, सरकार अपने काम पे फोकस कर पाएगी। खैर जो भी है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। अब हम समझते हैं कि ये वन नेशन वन इलेक्शन जो है या फिर वन पोल, उसके पीछे का नंबर गेम क्या है, यहां पर सरकार कैसे उसको पास करा सकती है। देखो सिंपल सी चीज है, ये जो बिल है वो संविधान के अंदर चेंज करा रहा है और इसीलिए हम इसको कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और ध्यान रखिएगा ये 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ठीक है, ये आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। तो यहां पर जो इस तरह का बिल होता है ना, जो हमारे देश के अंदर बड़े स्तर पर संविधान को चेंज करता है और साथ ही साथ राज्यों के ऊपर भी इंपैक्ट डालता है, तो यहां पर दोनों हाउसेस से, लोकसभा से और साथ ही साथ राज्यसभा से 2/3 की मेजॉरिटी चाहिए होती है। और इसके साथ साथ हमारे देश में जितने भी राज्य हैं उनके 50%, मतलब मान लो अगर टोटल 28 स्टेट्स हैं तो यहां पर 14 स्टेट से ये बिल है वहां की विधानसभा से पास होना चाहिए, तब जाकर हमारे संविधान में ये पूरा चेंजेस आएगा। तो एक तो यहां पर ये हो गया। लेकिन क्या है ना कि कल जो कुछ हुआ लोकसभा में, यहां पर अभी बिल के ऊपर वोटिंग नहीं हुई है, लेकिन बिल इंट्रोड्यूस किया गया, जो मतलब अब जैसे कैबिनेट ने कह दिया कि हाँ हम एग्री करते हैं कि बिल लाना चाहिए, तो कैबिनेट ने रामनाथ कोविंद पैनल का जो कमेटी का रिकमेंडेशन था उसको एक्सेप्ट किया और बिल को अप्रूव कर दिया। तो अब ये जो बिल है वो लोकसभा के अंदर सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है। तो होता क्या है, इस तरह के जो बिल्स होते हैं उसको इंट्रोडक्शन के समय में भी बिल को एक सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है ताकि वो इंट्रोड्यूस हो सके। देखो जब बिल पास किया जाएगा तब तो 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो आगे की बात है। लेकिन अभी कल जो हुआ वहां पर बिल को इंट्रोड्यूस किया गया था और इंट्रोडक्शन के समय में भी सिंपल मेजॉरिटी चाहिए होता है। अब यहां पर अगर आप देखोगे कल क्या हुआ है, बेसिकली टोटल 467 मेंबर्स प्रेजेंट थे लोकसभा के अंदर, उसमें से आप देख सकते हैं यहां पर 269 वोट्स इसके सपोर्ट में गए और 198 एमपीज, बेसिकली इंडिया ब्लॉक के जो एमपीज हैं उन्होंने इसका अपोज किया। तो यहां पर ऑब्वियस सी बात है, बिल के इंट्रोडक्शन में सरकार को चाहिए थे 230 के आसपास टोटल नंबर्स, लेकिन सरकार को कितना मिल गया, 269 वोट्स मिल गया। तो चलो यहां तक तो ठीक है कि इंट्रोडक्शन के समय कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, पहला जो हर्डल था वो पास हो गया। लेकिन क्या होगा, यहां पर जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं और जो आप देख सकते हो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं मणिकम टैगोर, उन्होंने ये कहा कि मान लीजिए अगर कल बिल को पास कराना होता तो क्या सरकार के पास नंबर्स थे? देखो नहीं थे, क्योंकि अगर कल बिल को पास कराना था तो यहां पर सरकार को 2/3 मेजॉरिटी चाहिए था, जो कि बिल्कुल भी सरकार के पास नहीं था, क्योंकि इसके लिए सरकार को 307 सीट चाहिए थे कल के नंबर के हिसाब से, लेकिन सरकार को कितना सपोर्ट मिला, 269 वोट्स का। अब मान लीजिए अगर मैं कहता हूं कि पूरी की पूरी लोकसभा बैठ जाती है, कल तो कितने मेंबर्स थे, सिर्फ 460 के आसपास मेंबर्स थे, लेकिन मान लीजिए टोटल जो नंबर्स है आपका लोकसभा का वो 543 मेंबर्स का है। मान लीजिए 543 मेंबर्स एक साथ बैठते हैं, तो क्या बीजेपी के पास वो स्ट्रेंथ है कि वो 2/3 मेजॉरिटी से पास करा सके? देखो ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मैं आपको बताता हूं, यहां पर आपको पता होगा जो भी लास्ट लोकसभा चुनाव हुआ था, इसमें यहां पर बीजेपी को 272 से नीचे सीट मिली थी, 240 सीट्स मिली थी, लेकिन अपने अलायंस के साथ मिलकर एनडीए सरकार बनी और यहां पर टोटल उनके पास नंबर्स कितने हैं, 293। वहीं अगर आप ऑपोजिशन, अगर इंडिया ब्लॉक की बात करें तो इनके पास 238 या फिर 234 के आसपास है, इसी के आसपास आपको नंबर्स देखने को मिलेगा। और फिर बाकी के आप मेंबर्स देख सकते हो यहां पर कि जो किसी के साथ अलाइन नहीं करते हैं, ना तो ये इंडिया ब्लॉक के साथ हैं और ना तो बीजेपी के साथ हैं। तो यहां पर अगर आप देखोगे तो एक तरह से अगर आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, अगर 543 मेंबर्स एक साथ बैठेंगे तो 543 का 2/3 होता है 362 वोट्स। अब आपको क्या लगता है यहां पर कि क्या बीजेपी ये पास करा पाएगी, क्योंकि 362 नंबर्स काफी बड़ा हो जाता है। वैसे अभी लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नारा दिया था 400 पार, वैसे हुआ नहीं, अगर वो 400 पार हो जाता तब तो कुछ भी हो सकता था। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान से देखिए तो एनडीए के पास सिर्फ 293 मेंबर्स हैं, तो ये कैसे ये गैप फिल कर पाएंगे, ये बहुत मुश्किल होने वाला है। इनफैक्ट इनको 64 वोट्स और चाहिए अगर 2/3 मेजॉरिटी चाहिए तो। अब ये 64 वोट्स कहां से आएंगे? क्या ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस तो वोट करेगी नहीं इसके लिए, यहां पर क्या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी क्या वो वोट कर पाएगी, या फिर ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी, डीएमके हो गई तमिलनाडु की, या फिर जो उद्धव बाला साहेब ठाकरे शिवसेना है, शरद पवार की पार्टी है। मतलब यहां पर बीजेपी को और भी ऑपोजिशन के जो अलाइज हैं उनको साथ लाना पड़ेगा,
तभी ये चीज पॉसिबल हो सकता है, अदरवाइज बहुत मुश्किल होने वाला है 2/3 मेजॉरिटी लाना। तो एक तो पहले लोकसभा से पास कराना, फिर राज्यसभा से 2/3 मेजॉरिटी। और वैसे मैं आपको बता दूं, कल जब वोटिंग हो रहा था, इंट्रोडक्शन किया जा रहा था बिल का, तो यहां पर बीजेपी के 20 एमपीज ने स्किप कर दिया, वो प्रेजेंट नहीं थे। और इसको लेकर बीजेपी नोटिस भी जारी करने वाली है कि हमने आपको व्हिप जारी किया था यहां पर कि आप प्रेजेंट रहिएगा जब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा, लेकिन आप थे कहां। तो इसको लेकर भी बीजेपी अपने एमपीज को नोटिस जारी करेगी। अब क्वेश्चन यहां पर यह आता है कि चलो मान लो लोकसभा में ये बिल इंट्रोड्यूस हो गया, अब इसके आगे क्या होगा। देखो अब यहां पर क्या है ना, एक ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बनाई जाएगी और इसके अंदर टोटल 31 मेंबर्स होते हैं। अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी में लोकसभा और राज्यसभा दोनों से मेंबर्स होते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगले 48 आवर्स के अंदर अंदर जो स्पीकर ओम बिरला जी हैं, उनको ये जेपीसी बनानी पड़ेगी। इसका कारण यह है कि क्योंकि अभी जो सेशन है, ये वाला जो सेशन है विंटर सेशन पार्लियामेंट का, वो फ्राइडे को खत्म हो जाएगा। अब 20 दिसंबर के पहले पहले उनको ये करना है, क्योंकि अगर जेपीसी नहीं बनाई गई तो फिर वापस से इस बिल को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा अगले वाले जो आपका पार्लियामेंट जब बैठेगी, जैसे बजट सेशन होगा तो अगले सेशन में उनको ये बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसकी वजह से यहां पर 48 आवर्स बचे हैं ओम बिरला जी के पास कि ये वो जेपीसी को यहां पर बनाते। अब जेपीसी के अंदर कौन कौन मेंबर्स होते हैं, अब जिस पार्टी के पास जितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से होता है। जैसे मान लो भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा जो लोकसभा है 543 का, उसमें से 240 मेंबर्स सिर्फ बीजेपी के पास हैं। तो सबसे ज्यादा यहां पर 31 मेंबर्स में से सबसे ज्यादा मेंबर्स आपका भारतीय जनता पार्टी के होंगे। फिर सेकंड नंबर पर कांग्रेस है जिनके पास 99 सीट्स हैं, तो उनके कुछ मेंबर्स होंगे। तो ये 31 मेंबर्स का जो जेपीसी होता है, इसमें से 21 मेंबर्स लोकसभा के होते हैं और 10 मेंबर राज्यसभा के होते हैं। और जेपीसी के पास समय होगा 90 दिन का कि उनको एक रिपोर्ट सबमिट करना है कि आखिरकार उन्होंने क्या फैसला लिया है और क्या सजेशन दिए हैं। और हो सकता है कि अगर उनको ज्यादा टाइम चाहिए तो वो टाइम भी एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन यहां पर यह भी है कि जेपीसी आखिरकार करेगी क्या, मतलब ये जेपीसी क्यों बनाया गया है। सिंपल सी चीज है, जेपीसी बनाया इसलिए गया है ताकि वाइडर कंसल्टेशन किया जाए। यहां पर जो एमपीज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जेपीसी के पार्ट नहीं है, उनसे चर्चा की जाएगी कि आप क्या सोचते हो। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे फॉर्मर जजेस हो गए, लॉयर्स हो गए, उनसे चर्चा होगी कि 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसे संविधान में चेंजेस किया जाए। फिर इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन के फॉर्मर मेंबर्स हैं, उनसे भी चर्चा कर सकती है जेपीसी, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी इलेक्शन कमीशन के ऊपर कि एक साथ इतना सारा चुनाव, सभी राज्यों का चुनाव और सेंटर का चुनाव एक साथ कराना। और यहां पर बीजेपी का यह भी कहना है कि वो देश के हर एक जो असेंबली स्पीकर हैं, अलग अलग राज्यों के असेंबली स्पीकर, उनसे भी चर्चा करेगी और अल्टीमेटली पब्लिक से भी फीडबैक लिया जाएगा कि आप क्या सोचते हो इसको लेकर। और फाइनली यहां पर जब जेपीसी ये सब कुछ बातचीत कर लेगी तो जो बिल है उसको फाइनल रूप दिया जाएगा, क्योंकि अभी तो ये जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया वो ड्राफ्ट के फॉर्म में है। अगर कुछ चेंजेस वगैरह होता है तो ये बिल इसको लेकर सबमिट करेगी रिपोर्ट, और फाइनली जब ये जेपीसी सबमिट कर देगी रिपोर्ट तो 2025 में हो सकता है यहां पर फिर इसके ऊपर वोटिंग होगी। तब देखना होगा कि क्या ये 2/3 से हो पाता है कि नहीं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कल से इसको लेकर जो चर्चा चल रही है 1 नेशन 1 इलेक्शन बिल को लेकर, वो था क्या। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या बता सकते हो, लोकसभा जो स्पीकर होते हैं अगर उनको रेजिग्नेशन देना है तो वो किसको अपना रेजिग्नेशन देंगे। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ है तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।